सरकार ने हमारा पैसा मारा है, पहले वो तो ले लें। मैंने क्यों बात करी, कितनी संख्या आपकी? 18% जितनी यहाँ की पॉपुलेशन है उसके हिसाब से 18% हुआ 1 करोड़ कुछ आप लोग। तो हमारा SC/ST सब प्लान मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैं इसकी लड़ाई लड़ रही हूँ। वो किन किन प्रदेशों में हो रहे, किन किन राज्यों में हो रहे? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। कहाँ सो रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं? प्लीज हमें कोई मजबूत आदमी दे, पूरा कोर्ट का काम हम करेंगे और ये लड़ाई पूरे भारत में मजबूती से लड़ेंगे कि वो 18% बजट का हिस्सा आपके पास क्यों नहीं आता। वो 18 SC/ST का प्लान आप समझ जय संविधान। सम्मानित मंच, जितने भी साथी बैठे हैं मंच पे, बनते जी से लेके प्रोफेसर, मेरे सीनियर्स, समाज के असली योद्धा प्रोफेसर राजाराम जी जिन्होंने यहाँ आज बुलाया, और तमाम भरतपुर की ये जो मुझे लगता है कि जागरूकता की मिसाल देने वाली छोटी से बड़ी तक पीढ़ियां, महिलाएं, बुजुर्ग, बड़े, युवा, आप सबका बहुत बहुत साधुवाद मैं करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी देर इंतजार किया और इतना मान सम्मान अपनी बेटी को दिया, और एक एक इंसान को, जो भी यहाँ मंच पे मुझसे पहले हमारे बुद्धिजीवी बोल रहे थे, उन्हें इतने धैर्य से और इतने अच्छे से आपने सुना। आज का विषय संविधान दिवस के बारे में, कि संविधान दिवस से क्या है, क्यों हमें मनाना है, संविधान हमारे लिए क्या है। मुझसे पहले जिन वक्ताओं ने बड़ी, अगर थोड़ा सा आप शांत हो जाए, इस तरफ आप लोग थोड़ा सा शांत हो जाए। चीजें जो मैं लिख रही हूँ उसमें एक और चैप्टर में आज के दिन की भी, आज के दिन के बारे में भी लिखूंगी यहाँ से जाने के बाद। मंच पे इतनी दूर दूर से लोग आए, आपके बड़े, जिनका अनुभव रहा है, बड़े मैं उम्र में नहीं कह रही, अनुभव, एक्सपीरियंस के माध्यम से बड़े, आप सबने सुना और सबने संविधान को बचाने की बात करी। मैं मानती हूँ कि फिर भी आज यहाँ पे जितनी भी महिलाएं आई और पुरुषों की संख्या उससे डबल है, ट्रिपल है, 3 गुना ज्यादा है। मुझे लगता है कि ये संख्या, ये वाली लाइन भी बहुत बढ़िया बढ़ सकती थी महिलाओं से, अगर जो हमारे यहाँ पुरुष बैठे हैं, कुछ मेरे पापा की उम्र के होंगे, कुछ मेरे दादा के, कुछ मेरे भाई की उम्र के, तो अगर जिम्मेदारी हम समझते कि बाबा साहेब ने महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा काम किया, महिलाओं पे काम करने के लिए उन्होंने ये नहीं देखा कि ये महिला किस जाति की, किस धर्म की है, उन्होंने सब महिलाओं के लिए काम किया। समझ रही ना आप, मैं आपसे बात कर रही हूँ, है ना? ठीक है ना, मेरी भाषा समझ आ रही है? उन्होंने सबसे ज्यादा महिलाओं के लिए काम किया। लेकिन अगर हम आज भी, और आप टीवी पे बड़ी वीडियोस देखते हैं ना, ये फोन जो है ना, ये इसका बड़ा आज मायने है जिंदगी में, इसका सदुपयोग भी है और इसका दुरुपयोग जो इससे हम करते हैं वो भी है। लेकिन अगर इसका अच्छा उपयोग किया जाए जागरूकता से, तो अगर सबको पता था कि एक महिला दूर से आपकी मुख्य अतिथि, आपके समाज की बच्ची चल कर आ रही है, तो मेरे बुजुर्गों का, मेरे बड़ों का ये फर्ज बनता था कि अपनी बहन को, अपनी बेटी को, अपनी माँ को कैसे भी लेकर आते, लेकिन सामाजिक कार्यक्रमों में साथ लेकर आते हैं। इस तरह ये हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम तो सीख जाएंगे, क्योंकि हमारे समाज की, इस देश की एक परंपरा रही है कि पुरुषवादी हमेशा से रहा है और पुरुष ही करेगा जो करेगा। लेकिन मैं तो डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की बेटी हूँ, उसने तो मुझे कहा है कंधे से कंधा मिलाकर चलना, बल्कि 4 कदम आगे चलो। तो मैं तो उसकी बच्ची हूँ, मैंने यही सीखा है। और अब के बाद संविधान की मूलभूत चीजें जो मैं बड़ी देसी भाषा में बताऊंगी, क्योंकि मेरे बड़ों ने इससे पहले आपको किसने क्या कहा, किस महापुरुष ने क्या लिखा, वो सब बता दिया। मैं शुद्ध देसी भाषा में ये बताना चाहूंगी कि आप तब असली मायने में संविधान को बचाएंगे, तब असली मायने में संविधान की पालना करेंगे, जब उसका बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक मूलभूत चीजें आप अपने घर में पालना करेंगे। उसमें क्या लिखा है, आइंदा जब भी कभी आप जाएं इस तरीके के कार्यक्रमों में, तो आप ये सोचें कि मैं बैक सीट पे मैं बैठूंगा, फ्रंट सीट पे मेरी बहन, बेटी, माँ, ये लोग बैठेंगे और ये लोग जाएंगे, तो तभी असली मायने में आप संविधान को बचाएंगे। बात इससे पहले मैंने कही स्मार्टफोन की, ये जो हमारे पास फोन है, ये बहुत खतरनाक चीज भी है, बहुत अच्छी चीज भी है। जब इसमें वीडियो वायरल हो रही होती है ना, तो मैं देख रही होती हूँ, एक पंडाल लगा है और एक महात्मा
स्टेज पे बैठे हैं और पूरा मैं पाखंडवाद कहूँ या क्या कहूँ, चोला पहना हुआ और मूर्ख बनाया जा रहा है अच्छे से जनता को। और वहां पे हमारे जो समाज की, अधिकतर मुझे लगता है कि हमारे समाज को ही ठगा जाता है, वहां पे चढ़ावा चढ़ाया जाता है। और हमें ना कुछ बाबा साहब के संविधान देने के बाद से ना शॉर्टकट में काम करने की आदत पड़ गई है, शॉर्टकट मेथड। हम जिस तरीके से भी, एक मान्यवर ने बहुत अच्छी बात स्टेज पे कही, माफी चाहती हूँ, उनको नाम नहीं याद, उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे व्यवसाय बिजनेस में आए, हमारे बच्चे स्पोर्ट्स में जाए, किसी ने कहा स्पोर्ट्स में जाए, किसी ने कहा बिजनेस में जाए। लेकिन अब आप देखिए एक वर्ग है जिसे हम बिजनेस क्लास, धनिया वर्ग कहते हैं, वो बिजनेस करते हैं, दुकान चलाते हैं, आप लोग जाके सामान खरीदते हो, आप लोग कहते हो जी सामान बड़ा महंगा हो गया, दाल चावल आटा बड़ा महंगा हो गया, टमाटर प्याज बड़े महंगे हो गए। लेकिन आप लोगों को, हम लोगों को, आप लोग मतलब जब मैं आप लोग बोल रही हूँ तो मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं आपको ताना नहीं मार रही हूँ, हम लोगों को क्या आदत है कि नहीं, हम लोग पैसा बचा के चढ़ावा चढ़ाने जाएंगे, उस गुल्लक में डालने जाएंगे, लेकिन वही पैसा जोड़ के अपने बच्चे को नहीं देंगे कि जाओ तुम भी बाहर जाओ, तुम भी बिजनेस करो, तुम भी बाहर जाओ, तुम भी स्पोर्ट्स में जाओ, तुम भी आगे काम करो, तुम भी आगे कुछ बढ़ो। भाई नौकरी, नौकरी, सरकारी नौकरी, नौकरी तो रही नहीं, पढ़ाओगे लिखाओगे, पढ़ना लिखना जरूरी है, लेकिन नौकरी बचाओगे कैसे? हम जी डॉक्टर बन जाएंगे, हम जी इंजीनियर बनाएंगे, हम जी, मेरे माँ बाप ने सपना देखा प्रोफेसर बनाएंगे, लो बाहर निकाल के फेंक दिया, बने ना प्रोफेसर, उस लेवल पे पहुंचे, लेकिन कहाँ गए? क्यों? क्योंकि हमारी जागरूकता की जो कमी है, जो शॉर्टकट मेथड हमें आता है कि यहाँ चढ़ावा चढ़ाऊंगी, इस बाबा के सत्संग में जाऊंगी और एक मंत्र पड़ेगा बाबा और मेरी किस्मत बदल जाएगी, और मेरे बच्चे की किस्मत बदल जाएगी, मेरा पति दारू पीना बंद कर देगा, मेरा बच्चा पास हो जाएगा, बिना मेहनत के बच्चा पास हो जाएगा। बिना मेहनत के पास होना होता तो बाबा साहब ही हो जाते पास। अगर चढ़ावा चढ़ा के सारा काम करना होता तो डॉक्टर अम्बेडकर इतनी किताबें क्यों पढ़ी? दुनिया का एक महान व्यक्ति जिसे माना जाता है, जिसे कहते हैं कि सबसे बड़ा ऐसा व्यक्ति जो पढ़ा लिखा, सबसे बड़ा इंटेलेक्चुअल, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, जिसे एक और व्यक्ति का नाम मुझे आप बता दो जिसका प्रचार भारत में छोड़ो विदेश में होता हो, भारत से, जिसका प्रचार हमारे भारत से ज्यादा विदेश में होता हो। बाबा साहेब के अलावा है कोई नाम आपको याद? है कोई नाम? मैं कम पढ़ी लिखी हूँ तो मुझे बता दो, है कोई नाम? तो अगर उसी ने करना होता तो वो भी कर देते, क्योंकि वो मानते थे महापुरुषों को, महात्मा फूले जी को, उसके बाद कबीर जी को। उन्होंने कहा कि तुम कहो कागज की लेखी, मैं मानूं, मैं देखूं आंखों की देखी, मैं मानूं आंखों की देखी। तो उन्होंने तो जो देखा वही माना। उन्होंने कहा कि अगर वर्ग व्यवस्था होती, अगर ऊपर नीचे आपको रखना होता कि आप शूद्र हो या आप दलित हो, आप शेड्यूल कास्ट हो, आप छोटे हो, जिस जगह पे आप धर्म को मानने जाते हैं, जिस जगह पे आप माथा टेकने जाते हैं, जहां आप आस्था रखते हैं, अगर वर्ण ही होता तो सबसे पहले उस ईश्वर का वर्ण होता, फिर उसके बाद इंसान का वर्ण होता। क्या भगवान का कोई वर्ण है? क्या उसकी कोई, उसके लिए तो कहते हैं कोई जाति नहीं है, लेकिन जब उसकी चौराहे, उसकी दीवार पे जाकर आप पैर रखते हो तो उस इंसान की जाति हो जाती है। हम तब समझेंगे ये चीज, ये षड्यंत्र जो हमारे खिलाफ रचा जा रहा है। मैं सच में बता रही हूँ, मैं किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं, किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं, क्योंकि मेरी औकात नहीं है। जब डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के अंदर सब धर्मों को सम्मान दिया, सब धर्मों को उनके धर्म को मानने की इजाजत दी, कहा कि किसी को मंदिर में जाके खुशी मिलती है वो मंदिर में जाए, किसी को दरगाह पे जाके, गुरुद्वारे में जाके, चर्च में जाके खुशी मिलती है वो वहां जाए। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने आपको बुद्धि दी, उन्होंने आपको किताब का रास्ता दिखाया। उन्होंने कहा कि मैं आपको यहाँ नहीं मिलूंगा, मैं आपको मिलूंगा तो कहाँ मिलूंगा? किताबों में। तो जब किताबें पढ़ते हो तब आपको साइंटिफिक टेम्परामेंट, आपको समझ में आता है साइंस क्या है, आपको समझ में आता है सही और गलत क्या है, आपको समझ में आता है कि अंधविश्वास मूर्खता क्या है और सच्चाई क्या है। देखो संविधान की ताकत, समझो संविधान की ताकत को, जो कहते थे ना 2024 में 400 पार जाएंगे। संविधान की ताकत देखो, अपनी जागरूकता देखो, 300 के भी पीछे से मटके रहेंगे, रहेगी नहीं रहे 400 पार जाएंगे तो संविधान बदला जाएगा। कहते थे कि 400 पार जाएंगे, इस बार 400 से पार हम आएंगे तो संविधान बदल दिया जाएगा। और उसी संविधान की ताकत देखो, आपकी जागरूकता देखो कि 300 से भी पीछे से मट के रहेंगे। अगर बाकी पार्टी के आगे भीख नहीं मांगते तो सरकार नहीं बनती।
और ऐसे लोगों को, ऐसी पार्टियों को समझना क्यों जरूरी है? संविधान कैसे तोड़ा जा रहा है, संविधान को कैसे खत्म किया जा रहा है? बस एक खाता रह जाएगा, एक ढांचा, बीच में से उसकी मूलभूत चीजें जो आपको हक अधिकार देती है, जो समानता की बात करती है, भाईचारे की, बंधुता की बात करती है, वो सब खत्म कर दी जाएगी। अब आप आते हैं दूसरी बात पर। आपके बीच में अभी सरकार ने बड़ी चालाकी से वर्गीकरण किया कि नहीं कि आपको तोड़ने की साजिश करी, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है सब क्लासिफिकेशन। am I right? यही है वर्गीकरण। आपको समझ में आ रहा है? जो महिलाएं बैठी हैं कि एक जाति का हिस्सा दूसरी जाति वाले खा गए, शेड्यूल कास्ट में, शेड्यूल कास्ट में। भाई बताओ, एक संविधान, एक तरीके से पढ़ाई लिखाई करना, एक तरीके से नौकरी में व्यवस्था, आप जाओगे, एग्जाम पास करोगे, नौकरी लोगे, आपको नौकरियां मिलेंगी। वो शरारत क्या थी? वो शरारत ये नहीं थी कि ये एक वर्ग दूसरे वर्ग का खा गया, वो शरारत सरकार की तरफ से ये थी जो आपको समझ नहीं थी कि किस तरीके से आपको तोड़ा जाए, डिवाइड, और आपके वोट की राजनीति की जाए। आपके वोट की राजनीति हुई कि नहीं हुई? हरियाणा में देखा, सरकार बनी, हरियाणा में लागू कर दिया वर्गीकरण, सब क्लासिफिकेशन लागू कर दिया और सरकार बना ली। क्यों? तोड़ के वोट हमारे समाज के, जो हमसे, जिसे कहा जाता है कि इनके पास नौकरी नहीं है, जो पिछड़ गया हिस्सा। मैं मानती हूँ कि बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे रही, लेकिन उसमें गलती बाबा साहेब के संविधान की नहीं थी, गलती हम सबकी नहीं थी, जो सरकार ने फूट डाली। वो कहते हैं गोरे अंग्रेज तो खतरनाक थे, लेकिन ये काले अंग्रेज इससे भी ज्यादा खतरनाक है। वो भी विभाजन की, डिवाइड एंड रूल की राजनीति करते थे, ये भी उन्हीं के रास्ते पे चल रहे। आपको तोड़ा, और आज क्या हुआ? आज 6 महीने हो गए फैसला जब से इन्होंने ये हमारे बीच में खलबली मचाई। कितनी नौकरियां मिली, कितनी नौकरियां आई हैं? क्या हमारे सफाई कर्मचारी भाई बहन थके हुए? दी किसी को सरकारी नौकरी? किया मौका, किया संविधान का लागू? वहां पे नहीं किया, सिर्फ धज्जियां उड़ानी है चीजों की, और हमें देना कुछ नहीं है, फूट डलवानी है। अगर हम इस चीज को समझें कि किस तरीके से शरारत करके हमारे भाईचारे को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, संविधान को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, हम इनकी अगर राजनीति समझ गए कि जो कीमती चीज, हम, आप बताएं मुझे जरा कि हमारे पास सबसे कीमती चीज बाबा साहेब ने क्या दी हुक्मरान करने के लिए? क्या दी? महिलाएं बताएं? हाँ, मतदान, वोट का अधिकार। फिर हम अपना कीमती वोट का क्या करते? या तो देने नहीं जाते, कहीं शादी आ जाती है, या तो सरकारें, मेरे से पहले मान्यवर ने कहा कि जहाँ पे ऐसे नहीं, टेढ़ी सीधी उंगली से नहीं, वहाँ टेढ़ी उंगली से, वहाँ मशीन से वोट चोरी कर लेना। ऐसा ही हो रहा है। मशीनें, मान रहे हो आपकी मशीनें वोट चोरी कर रही है, आपका कि नहीं कर रही? मान रहे हैं? मशीनों से हेराफेरी हो रही है कि नहीं हो रही? तो वो क्या हो रही है? जनता चाह रही है कि मतदान पेपर बैलेट से हो, और सरकारें, शरारती लोग क्या करते हैं कि वोट जो है आपका चोरी करके, जिसको बाबा साहेब ने हमें इतने अपने 4-4 बच्चे खोकर दिन रात जाग कर उसे वोट की हमें ताकत दी कि तुम जाओ अपनी किस्मत को खुद बदलो, अपना नेता, अपना लीडर अपने बीच का चुनो जो तुम्हारा भला करेगा, अपना नेता। इसीलिए तो किया था बाबा साहेब ने कि हमें जो वर्ण सिस्टम, वर्ण आश्रम से होता आया हमारे साथ, वो ना हो, हमारी स्थिति बदले। तो संविधान में होता, आज आप यहाँ बैठे होते, आज ये माइक इस बच्चे के हाथ में होता आपके, और आपके सामने, हमारे सामने धज्जियां उड़ाई जा रही है, खत्म किया जा रहा है, और फिर भी हम चुप हैं, फिर भी हम बाबाओं के यहाँ चढ़ावा चढ़ाते हैं, फिर भी हम डरते हैं। हमारे किसी बच्चे को मारा जाता है, हमारे किसी प्रोफेसर को, हमारे किसी बच्चे पढ़ लिख कर पहुंचे से निकाला जाता है, और हम बस बैठ के तमाशा देख रहे हो, तो हम जाते नहीं है वहां पे, उसका साथ नहीं देते। अगर हमारे किसी के साथ एट्रोसिटीज होती है, किसी SC ST OBC मिनोरिटीज के आदमी, औरत, बच्चे के साथ कुछ ऐसा उत्पीड़ना होती है, तो हम क्या उसका साथ देते हैं? दिल पे हाथ रख के बताओ। लेकिन मैं खुश हूँ कि प्रोफेसर राजा राम जी ने भर के बस बच्चों की, युवाओं की, जब मैं धरने में बैठी थी, मेरे पास भेजी थी पूरी टीम ने इनकी, और ये खुद मेरे पास चल के आए थे। जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी पे, जिसे कहते हैं ना कि एक अपने अंदर जब पढ़ते हो, शिक्षा प्राप्त करते हो, तो आप पढ़ते नहीं केवल शिक्षा, वो शैली का दूसरा कि आप दहाड़ते हो, आपको अपने हक अधिकार के बारे में पता चलता है। मुझे एक शरारत करके जब पता है ना आपको मुझे कैसे निकाला गया, अमूमन सब लोगों को पता है कैसी शरारत की गई मेरे साथ, उसको कोर्ट तक खींच के लेके गई, उस बाबा साहब के दिए संविधान की बदौलत SC ST एक्ट में पर्चा हुआ, खींच के लेकर दिए। आज भी कोर्ट केस जो है कोर्ट में, लेकिन क्या करें, हम ऐसी न्याय व्यवस्था, ऐसे देश में रह रहे हैं
कि जहाँ पे कि तारीख पे तारीख मिलती है वो फिल्मों में डायरेक्ट। आज पिछली तारीख मेरी कोर्ट में फरवरी के महीने में लगी थी, अभी तक तारीख नहीं लगी। क्यों? क्योंकि वोट की ताकत हमने उनको दी। आज वो वहां जाके सत्ता में बैठे हैं, वो कोर्ट को भी मैनेज कर रहे हैं, वो जजों के ऊपर भी प्रेशर बना रहे हैं, वो हर तरीके से हर सिस्टम में अपने लोगों को लगा रहे हैं कि आपको कैसे परेशान किया जाए। लेकिन अगर आप जागरूक हो जाएं, आपके किसी इंसान के साथ उत्पीड़ना होती है, उसका साथ दो, तो उनको डर रहेगा कि इनकी संख्या बल से कहीं हमारे में ही इनका बाल उल्टा ना पड़ जाए जो हमने इन पे किया। ये होती है जागरूकता की मिसाल। और आज अभी बैठे बैठे मैं मंच पे एक आर्टिकल पढ़ रही थी सितंबर के महीने का, वो आर्टिकल था हिंदू में, पढ़िएगा। उसमें ये लिखा है कि जितनी उत्पीड़ना एट्रोसिटीज का जो हाईएस्ट रेट है, उत्पीड़ना मैंने महिलाओं को समझाती हूँ कि जो उत्पीड़ना कि आपका जो शोषण हो रहा है शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का, सबसे ज्यादा जो शोषण हो रहा है वो किन किन प्रदेशों में हो रहा है, किन किन राज्यों में हो रहा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। कहां सो रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं आप? पूरे देश में सबसे ज्यादा शोषण इन जगहों पे हो रहा है, और हम क्या कर रहे हैं? बचेगा ऐसे संविधान? कर सकते हैं हम, बचा सकते हैं, लड़ सकते हैं उनके पास जिन्होंने जमीन से लेकर धरती के नीचे से तक जो जितने भी संसाधन है, पताल में जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है, सब पे उनका कब्जा है, बिजनेस पे उनका कब्जा है, सारे पैसों पे, हर एक चीज पे उनका कब्जा। हम कर सकते हैं मुकाबला? हमारे पास मुकाबले की चाबी क्या है? क्या चाबी है? जागरूकता, हमारा भाईचारा, हम एक हो जाए, यही चाबी है हमारे पास कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ले रहे हैं हम अपनी हिस्सेदारी। आप में से कितने लोगों को पता है कि आपकी राजस्थान में शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन कितनी है? यहाँ से नहीं बताएगा कोई कितनी है। आप कितने हो? अगर यहाँ पे शेड्यूल कास्ट में बात करूंगी, शेड्यूल ट्राइब की बात करूंगी, कितने बैठे हो ऐसे समाज से? पता आपको? नहीं पता। कुल 18% सर, 18%। कहाँ जागरूक है हम? नहीं भाई, मुझे तो शाम को मंदिर जाना है। देखो जरा, मंगलवार का मंत्र पास में आ रहा है या बुधवार का आ रहा है या बृहस्पतिवार है? मुझे तो ये करना है ना। और मेरा पति मेरे स्कूटर में बिठा के छोड़ के आएगा। मैं मेरी बेटी को बोलूंगी कि भैया ये वाली अंगूठी, ये वाला जो पहनना है, इससे भला हो जाएगा, इससे सब कुछ हो जाएगा। 18% लोग हैं हम। किसने सुना है? SC सर कह रहे थे अभी कि डिक्की के वो चेयरमैन है और अभी यहीं पे बैठे हैं। अच्छा, उसके बाद सर ने कहा कि बिजनेस में आओ। अरे पहले बिजनेस में आओ, पैसा कहाँ से लाओगे? हैं? मेरा बाप तो भैया कुआं खोदता है, सुबह शाम को पानी पीते हैं और फिर शाम को खाना खाते हैं। मतलब मैं एग्जांपल दे रही हूँ, मेरे पिताजी भी नहीं रहे हैं, मैं एग्जांपल दे रही हूँ। यही हाल है ना हमारे समाज का कि सुबह कुआं खोदेंगे, शाम को पानी पिएंगे, है ना? 90% लोग यही कर रहे हैं। हम तो कहाँ से बिजनेस करेंगे? कहाँ से बच्चों को स्पोर्ट्स में भेजेंगे? कहाँ से शिक्षा प्राप्त करोगे? दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने एक साल की फीस दी मात्र 3 से 4 हजार रुपए मैं पढ़ने की। PhD में 4-5 साल का कोर्स मैंने किया दोबारा, तो मैंने फीस दी मात्र 4,000 मुझे लग रहा है साल की। अब आपके बच्चे जब पढ़ने जाएंगे ना नई शिक्षा नीति के तहत, तो 3 लाख रुपए 6 महीने के देंगे। दे दोगे? दे दोगे तो बताओ, हाथ खड़ा करो, 2-3 बच्चे मैं भी यहाँ के भेज दूँ आपके पास। दे पाओगे? तो जो सरकार ने हमारा पैसा मारा है, पहले वो तो ले लें। मैंने क्यों बात करी? कितनी संख्या आपकी? 18%। जितनी यहाँ की पॉपुलेशन है उसके हिसाब से 18% हो, 1 करोड़ कुछ आप लोग। तो हमारा SC/ST सब प्लान मैं बताना चाहती हूँ क्योंकि मैं इसकी लड़ाई लड़ी हूँ। मैं पीछे पंजाब से आती हूँ, मेरी माँ जम्मू से है, मेरे पापा पंजाब से है, तो मैं दोनों जगह पे रही हूँ। मेरे दादा जो थे दोनों, नाना भी दादा भी दोनों फौज में थे, आर्मी में। तो मेरा आना जाना, हमारा यहाँ वहाँ रहना लगा रहता था। लेकिन सबसे बड़ी खूबसूरत चीज थी कि मेरे नाम के आगे कुछ लोग कहते हैं पीछे सिंह लगा। मैं सिख परिवार में मेरा जन्म हुआ और मेरे कोई भाई नहीं, बायोलॉजिकल भाई, वैसे तो आप सब भाई बाप सब उसके समान हो, समान योग्य हो, कोई बायोलॉजिकल रूप से हम 2 बहनें। तो मेरे बाप ने कहा कि वहाँ पे मेरी बेटी जो है ये ऋतु, जब दूसरी बेटी हुई तो लोगों को लगा, देखिए कैसी प्रथा कि हाय बेटी होगी, और विरोध करने वाले कोई दूर भी मेरी माँ की तरफ के लोग कि हाय दूसरी भी बेटी होगी। तो मेरे बाप ने कहा कि मेरी बेटी नहीं, बेटी भी यही है और बेटा भी यही है, इसलिए मेरे नाम के आगे पंजाब में सिंह और कौर लगाया जाता है, ऋतु सिंह लगाया है। ये कहानी है इसके पीछे। अब कहानी की बात मैं बताऊं कि मैं आपको क्यों बता रही हूँ कि मैं कैसे लड़ाई लड़ रही हूँ।
कि मेरे को बेटी का भी फर्ज निभाना है, मेरे को बेटे का भी फर्ज निभाना है, और एक पढ़े लिखे नागरिक का बाबा साहेब ने जो टैग दे दिया कि शेर नहीं, जो शिक्षा प्राप्त की है पे बैक टू सोसाइटी करना है, तो वो कैसे करना है कि मेरी तो जिम्मेदारी है। मैं तो आपको आज बता के जाऊंगी, और जितने मेरे पढ़े लिखे लोग यहाँ पे बैठे हैं वो भी सुन ले कि SC/ST सब प्लान मैंने पंजाब में डाला है, पिटीशन हरियाणा में हमारी पूरी टीम ने डाला है मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से, कि जिसकी देखिए हमारे महापुरुष कितने समझदार थे, मान्यवर साहब कांशीराम जी, उस टाइम पे कितना विजन था उनका। उन्होंने क्या कहा भैया, मूल 85, जिसकी जितनी संख्या बढ़ी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और आपको पता है कि भारत में एक ऐसा एक्ट है SC/ST सब प्लान, एक ऐसी स्कीम है, वो ये कहती है कि बजट जितना भी साल का बजट, महिलाएं खासकर ध्यान से सुने, ये महिलाएं दो तीन इधर उधर देख रही है, बाद में देख लेना, मेरी बात सुन लो, बार बार मौका नहीं मिलेगा। SC/ST सब प्लान पढ़ना घर जाके आज इसके बारे में। स्कीम है कि बजट जो सरकार राजस्थान की पास करती है ना, अगर मान लीजिए 100 रुपए बजट पास किया सरकार ने, 100 रुपए, तो आपकी जितनी पॉपुलेशन है ना उसके हिसाब से उतने % बजट का हिस्सा सिर्फ और सिर्फ आपका है। तो मतलब 100 रुपए में से 18 रुपए सीधे सीधे आपके। अगर 100 करोड़ बजट है तो कितने करोड़ आपका हुआ है? 18 करोड़ है? 18 करोड़। चलो जितने भी करोड़ हुआ मिल गया, ले लिया है? 18 करोड़ की बात सुनते ही मिलोगे कि अरे मैडम क्या बकवास कर रही है, आपको पता नहीं है ये सब आपके लिए बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने ऐसी ऐसी चीजें दी जो सरकार चोरी कर रही है और आपका संविधान दिन रात खत्म कर रही है। और आप और हम जैसे लोग जागरूक नहीं है, क्योंकि मुझे तो मंदिर में जाके बजाना है, मुझे तो मंत्र पढ़वाना है, मुझे तो नग पहने धागे पहनने, पाप खत्म हो जाएंगे, लेकिन हम लोगों को नहीं पता। तो आप कैसे लोगे? मैं अभी प्रोफेसर साहब से बात भी करके जाऊंगी राजस्थान से, प्लीज हमें कोई मजबूत आदमी दे, पूरा कोर्ट का काम हम करेंगे और ये लड़ाई पूरे भारत में मजबूती से लड़ेंगे कि वो 18% बजट का हिस्सा आपके पास क्यों नहीं आता। वो 18 SC/ST सब प्लान आप समझ लीजिए, ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, 1 मिनट के अंदर खत्म करूंगी। क्या है कि वो बजट, जैसे किसी ने कहा कि हमने डिक्की में इतनी गाड़ियां लाई और इतनी गाड़ियां जो है वो हमने वो जो सफाई कर्मचारी काम करते थे सिवर में, उनके लिए गाड़ियां लाई तो ताकि वो सिवर में नंगे बदन उतरे ना और वो मशीनें काम करे सिवर के अंदर गंदगी निकालने के लिए। आपको जरूरत ही नहीं है पैसा यहाँ से इकट्ठा करने का। जो बजट के अंदर आपका पैसा, वही कहता है कि जो बच्चे पढ़ना लिखना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, सरकार उनको स्कॉलरशिप देगी 100%, अगर उनके अंदर योग्यता है बाहर जाने की, बाहर पढ़ने की। IAS IPS की कोचिंग अगर लेना चाहते हैं तो सरकार उन्हें वजीफा देगी हर महीने फ्री का, तो बच्चे जाके पढ़ेंगे। वो पैसा हमारे मेहनत का, हमारे टैक्स पेइंग का पैसा जो सरकार का हमें देना बाउंड है, ड्यूटी बाउंड है। हमारी जो नरेगा की महिलाएं हैं, जो गरीब महिलाएं, जो व्यवसाय काम करती है, सफाई कर्मचारी महिलाएं, अगर वो कोई बिजनेस करना चाहती है, काम करना चाहती है, तो उन्हें लोन मिलेगा। अगर विडो कोई महिला हो जाती है जिसका पति मर जाता है, अगर उसको कोई काम करना है, बिजनेस करना है, तो उसको सरकार लोन देगी। इस तरीके की चीजें आपके लिए हैं कि आपका बच्चा अगर कोई बिजनेस, महिला अगर कुछ करना चाहती है, कोई बुजुर्ग कुछ करना चाहता है, कोई बुजुर्ग, कोई महिला, उसके आगे पीछे कोई नहीं है, कोई मर गया, उसको पेंशन लगेगी। मिल रहा है आपको? नहीं मिल रहा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है संविधान ने आपके लिए क्या रखा है। वो 18% बजट और सरकारें क्या कर रही है? अभी मैं कांग्रेस की करतूत बताती हूँ। हम कहते हैं ना सरकारें बहुत अच्छी है, भाजपा तो आपके सामने सबसे बड़ी जिस तरीके से चल रही है, आपके साथ धर्म का प्रचार करके आपके बच्चों को अंधविश्वास में डाल दिया। आपके सामने अभी कांग्रेस के कर्नाटका में सरकार है, क्या किया वहां पे? अभी लेटेस्ट मैं सेंड कर दूंगी, आपको पढ़ लेना। जो हमारे SC/ST सब प्लान का पैसा है, SC/ST प्लान सब प्लान की स्कीम कहती है कि वो जो पैसा हमारे लिए है ना, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए सरकार खर्च करेगी, हमारे वेलफेयर के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे स्कॉलरशिप के लिए, बिजनेस के लिए, लोन के लिए। वो पैसा बजट इधर या उधर नहीं जा सकता। सरकार ये नहीं कह सकती कि देखिए जी हमने सड़क बना दी, इस सड़क पर शेड्यूल कास्ट भी तो चलेगा। सरकार ये नहीं कह सकती कि ये अस्पताल बना दिया, इस अस्पताल में शेड्यूल कास्ट भी तो इलाज करने आएगा, दे देंगे। नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ आपके ही बच्चों के लिए, चाहे डिस्पेंसरी बनाओ, अस्पताल बनाओ, चाहे उसके लिए बिजनेस लोन लो, चाहे उसके लिए बच्चों को बाहर भेजो, सिर्फ वो पैसा आपके लिए इस्तेमाल होगा। मिला? कैसे मिलेगा? नहीं मिला, लेकिन हमें पता ही नहीं। तो कर्नाटका की सरकार ने इतना बड़ा गुनाह किया कि वो पैसा जो था SC/ST सब प्लान का, वो डाइवर्ट कर दिया। वो पैसा SC/ST सब प्लान स्कीम से हटा के जो शेड्यूल ट्राइब के था, कहीं और इस्तेमाल कर लिया, जबकि ये बहुत बड़ा कानूनी जुर्म और अपराध है। हमारी टीम लगी हुई है इस पे काम करने के लिए।
और SC/ST की स्कीम ये भी कहती है कि वो जो पैसा है वो आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए सरकार का 1 साल का बजट आपका 18 करोड़ है, अगर वो बजट बच गया 18 करोड़ में से मान लीजिए 5 करोड़ बच गया, तो वो इधर उधर नहीं, वो अगले साल के बजट में ऐड हो जाएगा। लेकिन हमें पता ही नहीं, सानू की मेरे को क्या फर्क पड़ता है, यही कर रहे हो। अब इसलिए ये चीजें आपके बीच में बताना जरूरी है कि जागरूक होके अगर हम इस चीज की लड़ाई लड़े और अपना हिस्सा, अपना पैसा, अपनी हिस्सेदारी की बात करें, तो एक एक परिवार, एक एक औरत, एक एक परिवार यहाँ पे 1-1 करोड़ का मालिक है। वो पैसा हमारे बच्चों के लिए, हमारे घर में, हमें लोन की चीजों में, स्कॉलरशिप की चीजों में मिल सकता है, हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लड़ाई हमने